मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं मंजरी गोपाल साळवे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप लोगों से साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि मशाल बनकर 1947 में देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंगे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और फिर उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान भर देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे तो घर की रोटियां चली गई, मेरे तो घर की रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पे दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज दिया करती थी और फिर पत्र लिखकर ये भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह सारा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को तीर रंग में रंगना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानती राष्ट्रगान के 52 सेकंड खड़े होकर गाना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के ऊपर समर्पण का भार है देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पे छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके कंधों पे जिम्मेदारी थी अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वो युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्रा से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। तकलीफ तो तब होती है जब आज के युवा फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग, डेटिंग और सेटिंग के माया जाल में फंसे नजर आते हैं। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना आज भी ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग,
जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है ही तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मर जाने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। न सरकार मेरी है ना रब मेरा है, न सरकार मेरी है ना रब मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। लेकिन एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान बन जाए। एक शैक्षणिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नजर आती है और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने तक्षशिला और नालंदा देखे विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, वही दूसरे और इस देश के गरीबों को बेरोजगार की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता। हम आज भी ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थरों की मूरत को 56 भोग लगते हैं और नागरिकों को भूखे नंगे ही सो जाना पड़ता है। मैं बता दूं आज वैचारिक बीमारी, शैक्षणिक बीमारी, इन सब की जो जड़ है ना, वो है हमारी शिक्षा नीति, जो कि केवल 2 लोगों के लिए बनी गई है। एक तो वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। ऐसी कई गजब की बीमारियां मुझे हमारे समाज में नजर आती है और इनकी जो जड़ें है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, इस देश का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाएगा, अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानने के लिए दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक तो ना इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारे राष्ट्र निर्माण का स्वप्न पूर्ण होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पे अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सड़क पे चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। और सही मायनों में हमारा राष्ट्र निर्माण तो तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पे कदम रखेगा। और हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस देश का नागरिक नैतिक रूप से सतीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, राजनैतिक रूप से गंदा, छिन्न छिन्न पैपन्यमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland and feeling proud to be an Indian। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पे दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हर उस एक जवान को, इस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और हर उस एक नागरिक को जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज इस मंच पे मैं भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद दिनों में तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद रहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान हिंदुस्तान कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, एक गुलसिता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।